गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। सो आज हम लोग न्यूक्लियस का नेक्स्ट पार्ट नया टॉपिक लेकर के आए हैं और नाभिक के आज इस लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, फिर द्रव्यमान एवं ऊर्जा तुल्यता समीकरण क्या होता है, फिर हम लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और द्रव्यमान क्षति जैसे टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट के नज़रिए से आज की क्लास हमारी बहुत ही हार्ड होने वाली है और नो डाउट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस का लेक्चर 3 जहां पे हम शुभारंभ करेंगे अपना टॉपिक एएमयू से। एएमयू से व्हाट इज एएमयू। देखो एएमयू क्या होता है, व्हाट इज एएमयू। जैसे कि हम जानते हैं जब किसी परमाणु का द्रव्यमान नापना होता है, किसी तत्व का द्रव्यमान नापना होता है तो वो किलो में नहीं डिफाइन होता है। मतलब एएमयू एक छोटी इकाई है जो द्रव्यमान को नापती है, जो किसी तत्व के द्रव्यमान को नापता है, किसी परमाणु के मास को ये डिफाइन करता है। बहुत ही छोटे परमाणु के, किसी परमाणु में उपस्थित, मतलब बेसिकली समझना, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ये नापता है, के द्रव्यमान को नापता है। क्योंकि तत्व का जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किलो में नहीं होता, 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो नहीं होता। तो एएमयू एक सबसे छोटी इकाई है, ये बहुत छोटी इकाई है, जितना छोटा पॉसिबल हो सकता है। ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई है जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे द्रव्यमान को नापता है। तो इसकी मूल परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, फिर डेफिनेशन एएमयू को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एएमयू को डिफाइन करने का तरीका है, आप ये कहोगे जो स्टैंडर्ड तरीका लिया गया है 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU, 1 AMU इज इक्वल टू क्या लिया गया है, 1/12वां हिस्सा, 1/12th पार्ट, 1/12th पार्ट किसका, कार्बन 12 के, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान का, के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा कहलाता है 1 AMU। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट ये आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1 AMU का ये डाटा आप याद रखिएगा। ये AMU को हमने कन्वर्ट कर दिया kg में, तो 1 AMU जो होता है ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। ठीक है, अब यहां से तुम्हारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक टर्म मैं बता रहा हूं जिसको याद कर लो। एएमयू जो होता है किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को नापने का, उनके द्रव्यमान को नापने का सबसे अच्छा तरीका है और छोटा इकाई है। पहली बात, परमाणु किलो में नहीं होते, किलो 2 किलो 10 किलो में नहीं होता, तो इसके लिए एक इकाई बनाई गई है, स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, दैट इज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। नाम से क्लियर है, परमाणु के द्रव्यमान को नापने वाला मात्रक है ये। और जो रिकॉल करने के लिए पॉइंट है, याद करेंगे, मैं कुछ डाटा बता रहा हूं, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, इन डाटा को आप याद कर लीजिए। सर कौन सा डाटा है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये एएमयू में होता है 0.00054, 0.00054 AMU। इंपॉर्टेंट है बेटा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं होगा। 54 AMU। इसी तरह अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो ये AMU में होता है 1.007, 1.007 AMU। ठीक है, रिकॉल कर लीजिएगा। और न्यूट्रॉन की बात करते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये होता है 1.008, थोड़ा सा ही फर्क होता है, 1.008 AMU। और लास्ट अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मतलब, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है
ये होगा 4.0015 4.0015 AMU। ये डाटा बस मैं इसलिए कह रहा हूं याद करने को, क्योंकि अगर आपको ये डाटा याद है, बहुत ध्यान समझना, अगर आपको ये डाटा याद है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं कैसे कैसे निकालते हैं। ये AMU का जो डाटा आ रहा है ना, ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। कैसे, जैसे मान लो हमको इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है AMU में, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, पढ़े है ना, यही तो होता है इलेक्ट्रॉन का मास। अब इस 9.1 को आप डिवाइड कर दो इस डाटा से, किससे, 1.66 इंटू 10⁻27, और आप खुद ही देखोगे ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू जो आएगा डिवाइड करने पे, यही लिखा है AMU, यही लिखा है। तो ट्रिक सुनो, ट्रिक, यहां पे प्यारा सा ट्रिक सुनो, प्यारा सा ट्रिक। अगर तुमको रट्टाफिकेशन नहीं पसंद है तो ये भी कर सकते हो, उस तत्व का वास्तविक द्रव्यमान रखो केजी वाला और भाग दे दो इस संख्या से, तो आंसर डायरेक्ट AMU में आ जाएगा। ठीक है, आंसर बिल्कुल डायरेक्ट AMU में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, बता रहा हूं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं कुछ डाटा वगैरह देख रहा हूं तो आपको तुरंत बताते हैं। विद डाटा बात करते हैं, बस एक सेकंड प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट एक डाटा मैं देख रहा हूं ताकि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकूं। चलो देखो, हाँ देखो, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ये 1.667 इंटू 10⁻27 kg होता है, हमने पढ़ा है मास ऑफ प्रोटॉन kg में। इसको डिवाइड कर दो किससे, इस वाले डाटा से, 1.66 इंटू 10⁻27, तो आप देखोगे जो प्रोटॉन का वैल्यू आएगा वो लगभग 1 के आसपास है। देख रहे हो, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, एग्जैक्ट 1 पॉइंट समथिंग। तो ये कट जा रहा है ना पूरा पूरा। लेकिन अगर आपको रियल डाटा चाहिए, अगर आपको रियल डाटा चाहिए तो मास ऑफ प्रोटॉन मैंने पहले लेक्चर में लिखवाया था, वो डाटा रखोगे तो आपका एग्जैक्ट वो आंसर आ जाएगा। हमने मास ऑफ प्रोटॉन क्या पढ़ाया था, 1.66 इसका था 28, 1.6628। तो ये डिवाइड करोगे ना, ये कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, जो उसका वास्तविक द्रव्यमान, जैसे इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान, ये इलेक्ट्रॉन का वास्तविक द्रव्यमान ऊपर रखो और AMU वाले से डिवाइड कर दो, तो आंसर किस में आ जाएगा, AMU में। मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर रखो और मास ऑफ AMU जो मतलब इक्विवेलेंट है 1 AMU किसके समतुल्य, उससे डिवाइड कर दो। तो ये आप जब प्रोसेस करोगे तो आपको ये डाटा निकलता हुआ दिखाई दे देगा। लेकिन डायरेक्ट इसलिए पढ़ते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अब यहां से आगे चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं, तो हमारा अब जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1 AMU अकेले कितना ऊर्जा कंटेन करता है। 1 AMU अकेले कितनी ऊर्जा कंटेन करता है, तो आइए अब इसको समझ लेते हैं। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि 1 AMU कितना ऊर्जा अपने अंदर कंटेन करता है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ 1 AMU मास। सीधा सीधा 1 AMU में संचित ऊर्जा कितनी होगी, 1 AMU में संचित ऊर्जा कितनी होगी। तो आइंस्टीन का इक्वेशन E बराबर mc स्क्वायर लगा दो, आंसर आ जाएगा E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। तो जो m की वैल्यू आई है यहां से देख लो, m की वैल्यू क्या रखोगे, 1 U वाला, ये देखो
1.66 इंटू 10⁻27। आप मुझे बताओ E बराबर mc² में अगर हम यहाँ पे 1 AMU का मास रख दें, 1 AMU का मास रख दें और इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट से, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी निकल के चली आएगी, बिल्कुल इजी वे में हमारी एनर्जी निकल के चली आएगी। तो एक बार इसको करके देखते हैं, एक बार इसको हम लोग करके देखते हैं। तो चलो देखो, जब आप ये डाटा पुट करोगे, जब ये डाटा आप पुट करोगे तो देखो इजी में एकदम इजी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, जितना मिनिमम पॉसिबल है इजी कॉन्सेप्ट। मास की वैल्यू थी 1.67 इंटू 10⁻⁻27, सही है, यही तो था, देख लो बेटा 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो यही चीज मैं रखा हूं 1.66। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो एनर्जी आएगी इसकी वैल्यू होगी 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये इतनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। बहुत अच्छे समझना, E बराबर mc² में अगर मास को रख दे kg में, C को रख दे प्रकाश की चाल, तो एनर्जी कितना आएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। लेकिन होता क्या है कि अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस एनर्जी को डिवाइड कर दो, हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, हमें ऊर्जा चाहिए किसमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा चाहिए। तो कुछ ना करो, बस ये डाटा पुट कर दो। मतलब इतना आसान कॉन्सेप्ट है, इतना आसान कॉन्सेप्ट है। सर एएमयू क्या होता है, सर जी एएमयू क्या होता है? एएमयू बेटा किसी परमाणु का द्रव्यमान नापने के लिए बनाया गया था, और परिभाषा कहती है 1 का 12वां हिस्सा, मतलब 1/12वां हिस्सा किसका, कार्बन के परमाणु के द्रव्यमान का। और कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान रख के जब सॉल्व करोगे तो 1 AMU आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये kg में है, किग्रा में दिया है। तो मास पता है, प्रकाश की चाल पता है, तो हम यहाँ पुट कर दिए। देखो मास है AMU वाला, ये है प्रकाश की चाल, तो E बराबर mc² से आंसर आ गया। अब इस डाटा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो आप पुट कर सकते हो 1.49 इंटू 10⁻⁻10, ये जूल में एनर्जी है, और इसको डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस जैसे ये डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड करोगे बेटा, जैसे तुमने इसको डिवाइड किया तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.931 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप जैसे इस डाटा को सॉल्व करोगे तुरंत हमारी एनर्जी आ जाएगी 0.931 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बस इसको कन्वर्ट कर दो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं, क्या सर, 1 AMU कंटेनिंग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। इतनी हाई एनर्जी ये रखता है अपने भीतर। अब यहां से तुमको याद रखना है, आया हुआ प्रश्न यही है, क्या पूछेगा, कहेगा कि 1 AMU का ऊर्जा जूल में बताइए, तो ये डाटा, 1 AMU का ऊर्जा जूल में बताइए, तो ये डाटा। अगर तुमसे कहे कि ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तब जवाब दोगे ये डाटा 0.931 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर बोले AMU का डाटा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिलियन के केस में 931 हो जाएगा। तो ये फैक्ट उम्मीद करता हूं तैयार हो गया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज
मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्या है? आइंस्टीन साहब की थियरी 1900 के पहले, मतलब जब आइंस्टीन साहब नहीं साइंस के सेक्टर में थे, उनसे पहले ये माना जाता था कि द्रव्यमान एक अलग भौतिक गुण है, मतलब द्रव्यमान एक अलग भौतिक गुण है किसका? किसी पदार्थ का। जो मास होता है द्रव्यमान, ये जो मास है ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और जो ऊर्जा होता है एनर्जी, एनर्जी, ये एनर्जी एक अलग बला है, ऊर्जा एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है जो कि पदार्थ का स्थिति के कारण निर्धारित होता है, जो कि पदार्थ के स्थिति के कारण, पदार्थ के स्थिति के कारण या स्थिति में परिवर्तन के कारण, उस पदार्थ में स्थिति के परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो ऊर्जा कहलाता है। क्या? जैसे सर कैसे? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ करता था, द्रव्यमान एक अलग कॉन्सेप्ट हुआ करता था। लेकिन जब आइंस्टीन साहब आए तो इन्होंने अपना इक्वेशन दिया जिसको आप सभी जानते हैं, E बराबर mc² के नाम से। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होगा, क्योंकि आइंस्टीन के सिद्धांत से पहले ऐसा माना जाता था कि द्रव्यमान किसी पदार्थ का अलग गुण होता है, और जबकि ऊर्जा हर एक पदार्थ का अलग अलग हो सकता है जो कि उसके स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। थियरी बताना पड़ेगा। लेकिन जब आइंस्टीन साहब ने अपना सिद्धांत दिया तो इस सिद्धांत का नाम ही है मास और एनर्जी में इक्विवेलेंस निकालना, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। थोड़ा हिंदी में पढ़ लो, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। तो यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है, यहां से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं बाई आइंस्टीन इक्वेशन एनर्जी और मास एक दूसरे से कोरिलेट हैं। इस संबंध को ही कहते हैं E बराबर mc²। बस यही लिखना है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा और ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये छोटे द्रव्यमान के लिए नहीं वैलिड है। पता चला कि 100 ग्राम, 1 किलोग्राम और 50, 60, 70 कैलोरी ऊष्मा में तुम बात कर रहे हो, मतलब बात समझ पा रहे हो? हल्के द्रव्यमान 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो में नहीं समझ में आता E बराबर mc², क्योंकि C की वैल्यू बहुत हार्ड है। तो यहां से हम एक रिलेशन आपको समझाते हैं। आइंस्टीन के द्वारा दिया गया यह समीकरण इस बात का जवाब है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया समीकरण इस बात का जवाब है कि कहीं ना कहीं द्रव्यमान ऊर्जा से संबंध रखती है, द्रव्यमान ऊर्जा से उत्पन्न हो सकती है। तो अगर हम E बराबर mc² को देखें, E बराबर mc² को, तो जो मास है, मास जो है वो E/c² पे डिपेंडेंट है, मास जो है वो E पे डिपेंडेंट है। अब यहां से रिलेशन देखो, रिलेशन देखो, इट मीन्स अगर मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो ऊर्जा मिलनी चाहिए। बात समझना, अगर द्रव्यमान विलुप्त हो रहा है, मास गायब हो रहा है, मास जो है वो गायब हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब विलुप्त हो रहा है। ये संबंध यही कहता है, इक्वेशन का, ये आइंस्टीन इक्वेशन का ये रिलेशन कहता है फ्रॉम E बराबर mc²
फ्रॉम ई बराबर एम सी स्क्वायर, मास इज इक्वल टू ई बाई सी स्क्वायर। तो अगर द्रव्यमान घट रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है, तो इसके कारण ऊर्जा हमें क्या होगी, प्राप्त होगी, ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो हम इजीली कह सकते हैं बाय आइंस्टीन इक्वेशन, अगर ऊर्जा कहीं विमुक्त हो रही है, निकल रही है, तो उसका द्रव्यमान कम हो रहा होगा, और अगर ऊर्जा घट रही है तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान बन रहा होगा, द्रव्यमान बन रहा होगा। फिर से रिपीट, अगेन हम इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट कहता है बाय आइंस्टीन इक्वेशन, किसी पदार्थ का यदि द्रव्यमान घट रहा है, द्रव्यमान लगातार विलुप्त हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में ऊर्जा मिल रही है, प्राप्त हो रही है। और इसी का रिवर्स, अगर ऊर्जा घट रहा है, किसी प्रोसेस में ऊर्जा घट रहा है, तो उसके द्वारा कहीं ना कहीं द्रव्यमान प्राप्त होगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, कहीं ना कहीं अवक्षेप के रूप में कुछ ना कुछ द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो यही था ई बराबर एम सी स्क्वायर का रिलेशन। और बस इतना बताने के बाद सफिशियंट है। आपको एक बात बताएं, एक एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल, जो सूर्य है, सूर्य, इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया लगातार होती है। ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, नाभिकीय विखंडन। सूर्य अपनी ऊर्जा का जो लगातार क्षय कर रहा है, दे रहा है, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि सूर्य के भीतर नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया होती है, और नाभिक के विखंडन में ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, एनर्जी बहुत ही हाई मतलब अमाउंट में हमें मिलती है। लेकिन अगर ऊर्जा हमें हैवी मात्रा में मिल रहा है, आप सभी जानते हैं गर्मी के दिन में एकदम पसीना से तर तर हो जाते हो कि नहीं, गर्मी के दिन में पसीना से एकदम तर हो जाते हो ना, भीज जाते हो, शर्ट उट एकदम भीज जाता है। कैसे भीज जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं सन से एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं सूर्य लगातार ऊर्जा छोड़ रहा है। तो प्रश्न कहेगा कि ना सूर्य की ऊर्जा किस मतलब प्रक्रिया के थ्रू हमें मिलती है, तो सूर्य के भीतर नाभिकीय विखंडन होता है। और जरा यही कॉन्सेप्ट सोचो, आइंस्टीन का ये इक्वेशन सोचो, अगर ऊर्जा लगातार क्षय हो रही है, लगातार ऊर्जा सूरज छोड़ रहा है, तो यहां से आंसर लिख लो, उत्तर आंसर लिख लो, सूर्य का द्रव्यमान लगातार घट रहा है। हम आज के वर्तमान दौर, आज की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। जब भी तुम देखोगे, अभी 2024 चल रहा है, 2024 में वीडियो देखो, चाहे 2025 में देखो, 2026 में देखो, 2027 में देखो, 2050 में देखो, 3000 में देखो, आज से अगर सदियों साल बाद भी तुम देखते हो, 100 साल बाद भी देखते हो, तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, प्यारा सा कॉन्सेप्ट, आइंस्टीन का इक्वेशन, अगर सूर्य ऊर्जा लगातार छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य का द्रव्यमान कम हो रहा है, सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ ई बराबर एम सी स्क्वायर। तो ये उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट, इसके आगे और बढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। तो देखो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान क्षति का, ज्यादा बकवास नहीं पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, एक लाइन में आंसर क्लियर। देखो एक लाइन में आंसर क्लियर। ये मैंने बनाया नाभिक, ये नाभिक है, न्यूक्लियस नाभिक, ये नाभिक है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन होता है, नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन होता है। आप मुझे बताओ, हम जैसा कि जानते हैं, सुनना कॉन्सेप्ट, द्रव्यमान क्षति क्या है। हम जानते हैं जब कभी मास ऑफ प्रोटॉन को अलग से ले लो, मास ऑफ न्यूट्रॉन को अलग से ले लो, सुनना ध्यान से, किसी तत्व के भीतर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का द्रव्यमान,
प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान ज्यादा होता है अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल जाएं। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कंबाइंड होकर, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी परमाणु के दोनों कंबाइंड होकर नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ये बड़ा होता है, अधिक होता है किसके? मास ऑफ रियल न्यूक्लियस के, मास ऑफ नाभिक मतलब न्यूक्लियस के वास्तविक द्रव्यमान से कहीं ज्यादा होता है। थोड़ा समझो द्रव्यमान क्षति क्या है, इतना इजी नहीं समझ में आ जाएगा, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जब कभी किसी परमाणु के भीतर कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन को कंबाइंड किया जाता है तो हमें दिखाई देता है कि एक नाभिक का निर्माण हमने किया और उस नाभिक के निर्माण में मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन कहीं ज्यादा होगा कंपैरिजन टू रियल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस, उस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से अधिक होगा। तो इन दोनों के अंतराल को ही कहते हैं द्रव्यमान क्षति। मतलब कि एक तत्व ले लो, मैं आपको यहां समझा देता हूं, एक तत्व ले लो, एग्जाम्पल इसको हो गया साइड, इसको साइड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ऐसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स कोई तत्व है, यक्स कोई तत्व है, ठीक। तो इस तत्व का मास ऑफ प्रोटॉन निकाल ही लोगे और इस तत्व का मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल ही लोगे। तत्व है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लोगे और जब इसको देखोगे, दोनों को जोड़ोगे तो इसका द्रव्यमान मास ऑफ न्यूक्लियस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान से कहीं ज्यादा होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके ज्यादा द्रव्यमान बनाएंगे कंपैरिजन टू रियल मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसी का अंतर कहलाता है द्रव्यमान क्षति। जरा सोचो, अगर यहां डिफरेंस मिला तो ऊर्जा क्या हो गई, द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया ना। यहां द्रव्यमान कम है, कैसे? मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है ऐड करने पे, और इनको जब घटाओगे तो मास क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसी डेल्टा एम के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भी हम समझने वाले हैं। तो चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस हमने क्या बोला, देखो ये कॉन्सेप्ट हम नहीं बदल सकते। सर क्या नहीं बदल सकते? किसी तत्व का, लिख लो, किसी तत्व का कुल प्रोटॉन व कुल न्यूट्रॉन, किसी तत्व का कुल प्रोटॉन व कुल न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं। तो चलो देखो, कोई भी तत्व ले लो, 118 एलिमेंट में कोई सा भी ले लो, किसी तत्व का कुल प्रोटॉन व कुल न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करेंगे, और जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस तत्व का नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, रियल मास की बात हो रही है, वास्तविक द्रव्यमान कम होगा या कम होता है। ये कम होता है, कैसे कम होता है? क्योंकि जनरल प्रिंसिपल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन
कहीं ना कहीं ये ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू रियल मास ऑफ एन। तो यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल करके ज़्यादा द्रव्यमान दिखाते हैं, लेकिन जब उसकी वास्तविकता मिली तो वो द्रव्यमान कम है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। और जब द्रव्यमान घट रहा है, यहाँ पे द्रव्यमान क्या हुआ है बेटा, कम हुआ है। देखो द्रव्यमान क्या हुआ है, कम। अरे भैया मैं कितने बार बोलूं, बिल्कुल वही हो क्या, एकदम समझ नहीं पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जब कंबाइंड होंगे तो इसका वास्तविक द्रव्यमान कम होगा, वही तो लिखा है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास बहुत ज्यादा होगा जबकि उसके वास्तविक द्रव्यमान से तो ऊर्जा का अंतराल है, ऊर्जा कम है। क्या लिखा है, किसी तत्व का कुल प्रोटॉन व कुल न्यूट्रॉन मिल करके जब नाभिक का निर्माण कर लेते हैं तो उसी तत्व का नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कम हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस हुआ है, और जब परिणामी द्रव्यमान कम हो गया तो ऊर्जा प्राप्त होगी ना, उतने ही द्रव्यमान के समतुल्य ऊर्जा प्राप्त होगी अकॉर्डिंग टू E बराबर mc²। तो हम शॉर्टकट में लिख दें, इस दौरान जो ऊर्जा निर्मुक्त होगा वो डेल्टा यम अंतराल है और c का स्क्वायर, इतनी ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ये डेल्टा सी एम अंतराल है, अंतर है, द्रव्यमानों का अंतर है, ये द्रव्यमानों का ये अंतर है। कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन जोड़ लो और वास्तविक से घटा दो तो ये अंतर है, इतनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है नाभिक का द्रव्यमान कम होने से। लेकिन हम द्रव्यमान क्षति पढ़ रहे थे ना, तो अब द्रव्यमान क्षति निकालते हैं। क्या होता है द्रव्यमान क्षति, क्या होता है, तो देखो डेल्टा एम, द्रव्यमान क्षति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, सही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। भैया कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, A माइनस Z, बचपन में यही तो पढ़े हो। कितने प्रोटॉन होंगे, Z, किसी परमाणु में कितने प्रोटॉन होंगे, Z। तो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड सेम एज वेल एज A माइनस Z, इतने ही तो न्यूट्रॉन होंगे, A माइनस Z, इतने न्यूट्रॉन। और इस पूरे में से घटा दो मास ऑफ नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को घटा दो तो हमारा आंसर आता है द्रव्यमान क्षति। यही वो फॉर्मूला है जो द्रव्यमान क्षति को डिफाइन करता है। फिर से सुन लेना बेटा, किसी तत्व के कुल प्रोटॉनों तथा कुल न्यूट्रॉनों का योगफल करने पर उसके वास्तविक द्रव्यमान के साथ जो अंतर प्राप्त होता है, उस तत्व के नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के साथ जो अंतर प्राप्त होता है, उसी अंतर को कहते हैं मास डिफेक्ट। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे समझो मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ। बाहर से प्रोटॉन आया, मन में सोच लो, बाहर से कहीं से प्रोटॉन आया और बाहर से कहीं से न्यूट्रॉन आया, बाहर से प्रोटॉन आए, बाहर से न्यूट्रॉन आए, दोनों कंबाइंड हो गए। प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया और ये दोनों कंबाइंड हो गए, और जब ये कंबाइंड हो गए तो नाभिक का द्रव्यमान आ गया। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल गए तो नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो गया। और इस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान था, इस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान था, ये इस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान था, ये मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से कम था। जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान था ये मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से कम था। तो इस दौरान कुछ अंतराल होगा ना, डेल्टा एम का अंतर होगा, वही डेल्टा एम ये है, उसी को कहते हैं द्रव्यमान क्षति।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोटॉन आए न्यूट्रॉन आए, मिल गए, और जब मिल गए तो हम द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, उस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ले लो, उस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ले लो और इसमें से घटा दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान का अंतर दिखाई दिया, वही अंतर कहलाता है द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान कम होने की वजह से ऊर्जा प्राप्त होती है, द्रव्यमान के ही कम होने से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसको छोटा कर दें, आगे चलते हैं। आपको ये समझना है, आपको ये समझना है, यहां तक का तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर, ठीक। मैंने सिर्फ ये बोला कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इनका द्रव्यमान जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू रियल मास ऑफ दैट न्यूक्लियस। तो इस दौरान जो अंतर मिलता है वही अंतर हमें द्रव्यमान क्षति के रूप में प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं डेल्टा यम, देखो अब लिखो डेल्टा एम, जो कि क्या है, द्रव्यमान में क्षति, द्रव्यमान में क्या है, क्षति, और इस डेल्टा यम द्रव्यमान में क्षति के कारण कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर बाई आइंस्टीन इक्वेशन, ई बराबर एम सी स्क्वायर। और आपको बताएं यही कारण है कि यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जी मिलती है, ये भी इस अंतराल के कारण, एनर्जी का गैप होने के कारण जो मतलब आता है ऊर्जा का मान, वो हैवी होता है। और उसमें तो दिक्कत होगा नहीं, द्रव्यमान क्षति निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, द्रव्यमान क्षति निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, कोई तत्व यक्स लो, देखो कोई तत्व यक्स लो, एक्स एग्जाम्पल, इस तत्व का कुल प्रोटॉन का मास देख लो, तो उसका परमाणु क्रमांक जेड हो जाएगा और मास ऑफ प्रोटॉन हमें पता ही है, ठीक। और प्लस उस तत्व में ए माइनस जेड कर दो तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, उस तत्व में ए माइनस जेड करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, और इसको गुणा कर दो मास ऑफ न्यूट्रॉन से, इसको गुणा कर दो मास ऑफ न्यूट्रॉन से, और ये पूरा डाटा घटा दो कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, कैपिटल एम का मतलब है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, जो कि देगा, सवालों में देगा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। और यही ऊर्जा जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है, यही एनर्जी अगर किसी नाभिक को दे दो तो वो कहलाता है बंधन ऊर्जा। आपसे अगला टॉपिक पूछेगा बंधन ऊर्जा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बंधन ऊर्जा का मतलब होता है किसी नाभिक को तोड़ने में जितनी ऊर्जा देना पड़े, जितनी ऊर्जा देना पड़े, वही कहलाता है बंधन ऊर्जा। थोड़ा फिर से सुनो, अभी फिर से कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिपीट हो जाएगा, आ जाओ, देखो क्या मैं बोला, हवा में उड़ते हुए प्रोटॉन आए, ये देखो प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है, ये प्रोटॉन है, और हवा में उड़ते हुए न्यूट्रॉन आए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, गलती से इनमें संयोग हो गया, संयोग, गलती से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयोग हो गए, संयोग मतलब मिल गए, संयोग बस मिल गए, तो मिलने से क्या हुआ, प्रोटॉन अपनी जगह बैठ गया, न्यूट्रॉन अपनी जगह, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक जगह बैठने से किसका निर्माण हो गया, नाभिक का निर्माण हो गया, नाभिक का यहाँ पे निर्माण हो गया। तो आप मुझे बस ये बताओ, जब ये नाभिक बना था तो डेल्टा यम अंतराल भी तो आ गया, डेल्टा एम द्रव्यमान में क्षति भी तो हमें मिल गई, डेल्टा एम द्रव्यमान में क्षति मिल गया, और ये द्रव्यमान क्षति कहाँ से आएगा, तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसको घटा दो रियल मास ऑफ एम से, रियल एम से घटा दो, तो ये हमारा डेल्टा एम आ गया। तो इसी डेल्टा एम विलुप्त द्रव्यमान के कारण, इसी डेल्टा एम विलुप्त द्रव्यमान के कारण जितनी ऊर्जा मुक्त हुई, जितनी ऊर्जा निर्मुक्त हुआ है,
जितनी ऊर्जा निर्मुक्त हुआ है वही ऊर्जा बंधन ऊर्जा है। वही एनर्जी बंधन ऊर्जा है, वही ऊर्जा तुम्हारा बंधन ऊर्जा है। सर कैसे? अगर यही mc² हम नाभिक को दे देंगे तो पुनः यह नाभिक विखंडित हो जाएगा, पुनः यह नाभिक टूट जाएगा। यही एनर्जी E बराबर mc² के समतुल्य ये जो एनर्जी है जो मैं जस्ट अभी बता रहा हूं, इतनी एनर्जी अगर हम नाभिक को दे दे तो क्या होगा? E बराबर डेल्टा m का मतलब द्रव्यमान क्षति और c² का मतलब कुल ऊर्जा। तो यही ऊर्जा अगर नाभिक को पुनः दे दी जाए, E बराबर डेल्टा mc², द्रव्यमान क्षति, नोट करके लिख लो, द्रव्यमान क्षति के कारण मुक्त ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति के कारण मुक्त ऊर्जा यदि किसी तत्व को दे दी जाए, E बराबर mc², द्रव्यमान क्षति के कारण मुक्त ऊर्जा यदि किसी नाभिक को दे दी जाए, यदि किसी नाभिक को दे दी जाए तो पुनः नाभिक विखंडित हो जाएगा, पुनः नाभिक टूट जाएगा, पुनः नाभिक टूट जाएगा और इंडिविजुअल प्रोटॉन फिर से उसी तरह टहलने लगेंगे, फिर से वही प्रोटॉन टहलने लगेंगे और इसी प्रक्रिया को कहते हैं बंधन ऊर्जा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बंधन ऊर्जा। कहने का मतलब था बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है, बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है। बंधन ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को तोड़ने के लिए आवश्यक होता है, उसको पुनः विखंडित करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये ऊर्जा आएगी कहाँ से, ये ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? तो दिमाग का सब खेल है, दिमाग का खेल है। प्रोटॉन आके मिल गए, ऐसे समझो हवाबाजी में, समझो हवाबाजी में ऐसे प्रोटॉन घूम रहे थे, आके कंबाइंड हो गए। प्रोटॉन मार्केट में घूम रहे थे, कंबाइंड हो गए, ये कंबाइंड हो गया। कंबाइंड होने पे डेल्टा m आया, नाभिक का डेल्टा m द्रव्यमान क्षति आया। तो द्रव्यमान क्षति के कारण जितना ऊर्जा मुक्त हुआ, द्रव्यमान क्षति के कारण जितना ऊर्जा मुक्त हुआ, अगर वही ऊर्जा पुनः उसी नाभिक को दे दिया जाए तो रिवर्स प्रोसेस के दौरान प्रोटॉन टूट जाएगा। तो इसका डायग्रामेटिक स्टडी कर लेते हैं। आ जाओ बेटा, कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, नया पढ़ा करो, नया कॉन्सेप्ट, इसी द्रव्यमान क्षति पर आधारित नया कॉन्सेप्ट। देखो कैसे, आओ, ये प्रोटॉन आया, मन में सोच लो प्रोटॉन आया, ठीक, ये देख लो न्यूट्रॉन आया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड होने से ये नाभिक बन गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंबाइंड होने से क्या बन गया बेटा? नाभिक बन गया। और जब नाभिक का बन गया तो डेल्टा m क्या हो गया? घट गया, मतलब डेल्टा m हमें प्राप्त हो गया। द्रव्यमान क्षति आपको पता ही है, हमें द्रव्यमान क्षति मिल गया और इसके कारण एनर्जी कितनी होगी? E बराबर डेल्टा mc², E बराबर mc²। तो ये मुक्त रूप से आजाद नाभिक था, मुक्त रूप से आजाद नाभिक, जो कि कितना एनर्जी छोड़ रहा है? mc²। यही एनर्जी रिवर्स कर दें, किसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु है, तत्व है, नाभिक है, इसको हम कितनी एनर्जी दे दें? डेल्टा mc²। कोई परमाणु है, कोई तत्व है, इसको अगर हम द्रव्यमान क्षति के बराबर डेल्टा mc² एनर्जी दे दें, बम्बार्डिंग करवा दें, इस पे इतनी ऊर्जा दे दी जाए तो ये टूट जाएगा ना, विखंडित हो जाएगा, ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? न्यूट्रॉन जीरो, प्रोटॉन प्लस टूट जाएगा और इसी ऊर्जा को कहते हैं बंधन ऊर्जा। तो
जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स थे नाभिक के कंप्लीट। इतने हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ाया, एक बार फास्ट वे में देख लीजिए। एएमयू के बारे में पढ़ाया, एएमयू के बारे में, फिर एएमयू की सहायता से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वैल्यू डिफाइन किया। क्या इसका सटीक मेथड था? सटीक मेथड ये था कि उस तत्व का वास्तविक द्रव्यमान रखो और 1.66 10⁻⁻27 से भाग दे दो, आंसर एएमयू में आ जाएगा। फिर हमने एएमयू में संचित ऊर्जा पढ़ा दिया, एएमयू में संचित ऊर्जा जो कि 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला हम मास इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग द्रव्यमान क्षति पढ़ लिए, और द्रव्यमान क्षति पढ़ने के बाद द्रव्यमान क्षति के कारण जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। और अब हम लोग डिस्कशन करेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया पर।